अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करूँगा बिकॉज़ आज की जो हमारी ये डिस्कशन है ये काफ़ी लेंथी भी हो सकती है और हो सकता है मुझे ये 2 पार्ट्स में ब्रेक भी करनी पड़े। तो सबसे पहली बात तो मैं यही करूँगा कि स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आपको रिवर्स आना पड़ेगा, तो पहले ही फॉरवर्ड ना करो यार। बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज जो है ना कौन कौन से क्वेश्चंस करने। तो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले चैप्टर के बाद हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सभी चैप्टर्स के ओवरव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो आपके साथ हो सकती है। तो आप समझ लें कि ये जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर की प्रेपरेशन है इस चैनल के ज़रिए। और आई बेट अगर आप आने वाले 1.5 महीने में इस चैनल के साथ कनेक्टेड हैं तो आपके केमिस्ट्री में से 85/85 नंबर आने वाले हैं। तो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जनाब आप इसको सब्सक्राइब कर दें। और जो पहली दफ़ा देख रहे हैं लेकिन जो इसे पहले भी देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कर दो यार। क्या जाता आप लोगों का, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? मसला क्या आप लोगों के साथ? तो सब्सक्राइब कर दें भाईजान और उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें ताकि आपको इससे आगे आने वाली सारी वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहें। तो हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक उठा लें, कोई की बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक उठा लें। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा इस चैप्टर के, कौन कौन से प्रोमिनेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और आपने उनमें से क्या क्या और कितना कितना लिखना है। उसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पहले चैप्टर के और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो रिपीटेडली बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो गाइस आप चैप्टर नंबर 1 निकाल लें। सबसे पहली बात, चैप्टर 1 जो है इसकी पेयरिंग बनती है चैप्टर नंबर 5 के साथ। इससे पहले ये होता था कि इस चैप्टर में से आता था न्यूमेरिकल और फिर इसकी पेयरिंग थी चैप्टर 4 के साथ और उसमें से थ्योरी का क्वेश्चन आता था। दिस टाइम इसमें से भी न्यूमेरिकल नहीं आना और चैप्टर नंबर 5 के साथ इसको पेयर अप किया गया, उसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो 1 + 5 की पेयरिंग है और चैप्टर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। तो गाइज़ अब इसके मोस्ट प्रोमिनेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आप एक दफ़ा अच्छी तरह सुन लें कौन से हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनता है गाइज़ आप निकाल लें पेज नंबर 4, 4th पेज पे determination of relative atomic masses of isotopes by mass spectrometry। तो अब ये क्वेश्चन पूछे जाने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। एक तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू डिटरमिन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स यूजिंग अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। एक तो ये इस तरीके से पूछा जाएगा। या गाइस वो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सप्लेन इन डिटेल। या आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो गाइज इसमें देख लें जहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है बिल्कुल वो तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है या मास स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन है जो ब्लू इंक में लिखी हुई है तो वो आपने लिखनी है। तो डेफिनेशन है मास स्पेक्ट्रोमीटर is an instrument which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element। Guys ये इसकी डेफिनेशन होती है, चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन की हेडिंग दे सकते हैं और आप सिंपली ये भी कह सकते हैं द ब्रांच इज़ कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आप इसको अपने पास से एडिशनली एंड पे लिख सकते हैं। इससे आगे गाइस जो वेरी नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है जो है इन दिस टेक्निक, जहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 5 के बिल्कुल टॉप पे, वहाँ पर आप इसके बेसिक प्रिंसिपल की हेडिंग दें। बेसिक प्रिंसिपल ऑलरेडी पहले इस पे लिखा हुआ है। ये तो किसी पढ़ने वाले बच्चे की बुक है जी। चलें खैर आप भी पढ़ने वाले हो जाएं यार, आपके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर आप बेसिक प्रिंसिपल की हेडिंग दे दें। वो आप लिखेंगे इन दिस टेक्निक सब्सटेंस is first volatilized and then ionized with the help of high energy beam of electrons. The gaseous positive ions thus formed are separated on the basis of their mass to charge ratio and then recorded in the form of peaks. Actually, mass spectrum is the plot of data in such a way that m/e is plotted as abscissa मतलब x axis पे
एंड द रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस एज ऑर्डिनेट, यानी कि वाई एक्सिस पे। ये गाइस इसका बेसिक प्रिंसिपल बनता है। उसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे इसकी टाइप्स की। इसकी दो टाइप्स हैं, जहाँ लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। गाइस सबसे पहला स्पेक्ट्रोग्राफ जो है स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस किया था एस्टन ने, विलियम एस्टन इसका फुल नेम था। तो इसके ऊपर आप इसकी टाइप्स की हेडिंग दे सकते हैं, इसकी टाइप्स। देन गाइस इससे आगे आ जाए, ये पूरा पैराग्राफ आप इसकी टाइप्स के अंदर लिखेंगे। अब गाइस उससे आगे द सब्सटेंस हुज एनालिसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स इज रिक्वायर्ड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर फेज। गाइस यहाँ से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब क्या करेंगे, आप पेज के सेंटर में एक बड़ी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पर एक मकान बना देना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर बनता है जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइस बना किस तरह का हुआ है, उसका स्ट्रक्चर बताना है, कैसे का स्ट्रक्चर उसका। तो गाइस सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट लाइन है इसके ऊपर आप पहली हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन के फौरी बाद। कंस्ट्रक्शन के फौरी बाद आप एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि अ टिपिकल मैस स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 इसका जो वेरी फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ अब कह सकते हैं दैट इज़ वोलेटिलाइजेशन चैम्बर। वोलेटिलाइजेशन हम सबसे पहले करते हैं। वोलेटिलाइजेशन में होता है कि हम किसी सॉलिड मटेरियल को हम गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और आइसोलेटेड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली जो लाइन है द सब्सटेंस हुज एनालिसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स इज रिक्वायर्ड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट। ये लिखेंगे, इसके ऊपर हेडिंग आएगी वोलेटिलाइजेशन, VOLATILIZATION, मुझे भी भूल गए। खैर वोलेटिलाइजेशन इसके ऊपर हेडिंग आएगी इसी एक लाइन के ऊपर। इससे आगे द प्रेशर ऑफ द वेपर्स इज केप्ट वेरी लो दैट इज 10 raised to power -6 to 10 raised to power -7। यहाँ तक गाइज आप लिखेंगे वोलेटिलाइजेशन चैम्बर, इसके ऊपर हेडिंग देंगे इन दो लाइंस के ऊपर। आगे द वेपर्स आर अलाउड टू एंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर। तो गाइज यहाँ पर आप आयोनाइजेशन चैम्बर की हेडिंग देंगे या आयोनाइजेशन की हेडिंग देंगे। इसका सेकंड पार्ट, पहले वोलेटाइज करवाया जाता है फिर आयोनाइज करवाया जाता है। आयोनाइजेशन चैम्बर वेयर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर थ्रोन अपॉन देम द एटम्स ऑफ आइसोटॉपिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स आर आयोनाइज। तो ये आयोनाइज हो गए। तो गाइज ये दो लाइंस आप आयोनाइजेशन चैम्बर में लिख देंगे। देन है the positively charged ions of isotope of an element have different masses depending upon the nature of the isotope present in them। डेफिनेटली ये भी आप आयोनाइजेशन के अंदर ही लिख देंगे। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ जो आता है जहाँ लिखा था पॉजिटिव आयंस ऑफ ईच आइसोटोप हैज इट्स ओन m/e वैल्यू व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 to 2000 volts is applied then perforated accelerated plates then these positive ions are strongly directed towards the negative plate। तो गाइज व्हाट इज़ दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप इसके अंदर जो तीसरी हेडिंग देंगे वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की देंगे। ये मैं भी लिख देता हूँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड हेडिंग जो आप इसके अंदर देंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की हेडिंग देंगे और वहाँ से पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं। इन दिस वे द आयंस आर एक्सेलरेटेड, इस तरह से आयंस जो हैं एक्सेलरेट हो जाते हैं। द आयंस आर देन अलाउड टू पास थ्रू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर फोर्थ हेडिंग आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की हेडिंग आएगी। अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड विच विल सेपरेट दैम ऑन द बेसिस ऑफ m/e वैल्यू। एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द आयंस टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। और ये वाली बात, सर्कुलर पाथ वाली बात जो MCQ में आ जाती है, ये आपने अच्छी तरह करनी। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। द आयंस ऑफ डेफिनेट m/e वैल्यू विल मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स वन आफ्टर द अदर एंड फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर ये फॉल करते हैं। तो यहाँ द आयंस ऑफ डेफिनेट वाली बात है, यहाँ से आप इलेक्ट्रोमीटर की हेडिंग देंगे। और पांचवा इसका पार्ट इलेक्ट्रोमीटर होगा। इसको हम आयन कलेक्टर भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं और डिटेक्टर का भी नाम दिया जाता है। तो वो पार्टिकल जाके इस डिटेक्टर के ऊपर टकराते हैं। तो गाइस द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये आप इसी तरह से लिखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका लिखेंगे जो बुक में लिखा हुआ है। तो ये जो करेक्ट है वो आप कई बुक्स में गलत लिखा हुआ, मैं इसको करेक्ट फॉर्म में बोलने लगा हूँ, आप खुद करेक्ट कर लें। अगर आपकी बुक में ऐसा ही लिखा हुआ तो ठीक है। m/e इज़ इक्वल टू h² r/e। r के ऊपर स्क्वायर नहीं आता और e के साथ 2 नहीं आता। अच्छा गाइज, अब वेयर h इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये आगे सारा इसका बेसिक इंट्रो है। ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका ये आप खुद लिखेंगे। अच्छा जी, नीचे है
इलेक्ट्रोमीटर इज़ आल्सो कॉल्ड एन आयन कलेक्टर, ये नीचे उसने बता दिया हुआ है, ये सारा आप एंड तक लिखेंगे। आगे जहाँ लिखा है सिमिलरली द आयंस ऑफ द आइसोटॉप्स हैविंग डिफरेंट मैसेज आर मेड टू फॉल ऑन द कलेक्टर एंड द करंट स्ट्रेंथ इज मेजर्ड, द करंट स्ट्रेंथ इन ईच केस गिव्स द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच ऑफ द आइसोटॉप्स। द सेम एक्सपेरिमेंट, जहाँ द सेम एक्सपेरिमेंट लिखा है यहाँ पर आप एग्जाम्पल की हेडिंग दे सकते हैं। ये कार्बन की एग्जाम्पल ली गई और इसको एंड तक आप लिखेंगे, ये आपका जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ ईच आयन स्ट्राइक्स ऑफ डिटेक्टर, ये चाहे आप इसको स्किप कर दें, इससे आगे आप स्किप कर दें। अच्छा जी, लास्ट पैराग्राफ में द सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स कैन बी डन बाय द, मतलब आइसोटॉप्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बस अच्छी तरह देख ले, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक ये नहीं आया। तो जो पेज नंबर जो 6 है, इस पर राइट साइड पे 1.3 जो ग्राफ बना हुआ वो आपने बनाना है, और ये डायग्राम जो है ये आपने इसकी बनानी है। अच्छा गाइज़, अब देखें, उसके बाद एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इसमें से आप इसको इसी तरीके से याद करेंगे, इसी तरीके से हेडिंग्स बना के आप लिखेंगे। इसके बाद जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे ये कभी नहीं आया लेकिन बन सकता है, क्वेश्चन सुन लें, व्हाट इज़ मेंट बाय एम्पिरिकल एज वेल एज मोलेकुलर फार्मूला। तो आप एक तो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन विद एग्जांपल लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन विद एग्जांपल लिखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो उसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 7 पे, मोलेकुलर फार्मूला की डेफिनेशन जो है वो पेज नंबर 9 पे है, 9 नहीं 10 पे है मोलेकुलर फार्मूला की। तो आप लिखेंगे दोनों की डेफिनेशन विद एन एग्जांपल एटलीस्ट। एंड गाइस, उसके अलावा पूछा जा सकता है कि व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द टू, इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या, मतलब एम्पिरिकल को मोलेकुलर में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, या कहेगा कि हाउ दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। तो उसके लिए भी पेज नंबर 10 पे फॉर्मूला दिया हुआ है, वो आपने करना है। और उसके अलावा गाइस ये पूछ सकता है कि राइट डाउन द स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, तो वो भी पेज नंबर जो है 7 पे दिए हुए हैं, बिल्कुल लास्ट पे। तो स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला गाइस आपने वो करना है। अच्छा, एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइस पेज नंबर 8 पे आ जाएँ, कंबस्शन एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है गाइस, लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये जैसे बुक में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने इसको लिखना है। इसमें 1 नंबर इसकी थ्योरी का होगा, 1 नंबर इसकी डायग्राम का होगा, 2 नंबर जो होते हैं इसके फॉर्मूलाज के होते हैं। हाँ जी, बैटरी डाउन हो रही है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब ये देखिए गाइस, ये एग्जाम्पल 4 से पहले पहले तक जो है ये आपने लिखना है, ये सारा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, इसकी डायग्राम पे, और जैसे बुक में लिखा हुआ आप इसको वैसे लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। बस ये है कि इसमें गलती ही नहीं करनी आपने। अच्छा गाइस, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसके बाद मैं शॉर्ट्स को डिस्कस करूँगा, तो उसमें मैं बताऊँगा कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो रेलिवेंट एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये शॉर्ट के लिए आप कर लें, एग्जाम्पल नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लें, रादर 7 एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लें। एग्जाम्पल नंबर 8 का कुछ पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, जैसा कि वो कह सकता है कि आपके पास आइस है 10 ग्राम, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, या उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, या पूछ सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। तो गाइज, अब एग्जाम्पल 9 है, इसका भी कोई एक पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, तो ये आपको करना पड़ेगी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत लेंथी एग्जाम्पल है, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मोलर वॉल्यूम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन का चांस होता है, इसमें से मल्टीपल चॉइस भी बन जाता है, ये भी जिस दिन मैं इसे अगली वीडियो में शॉर्ट्स को डिस्कस करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। अच्छा गाइस, अब इसके बाद देखें यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री। गाइस, स्टाइकियोमेट्री लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्टाइकियोमेट्री। और इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आपने ना ये पेज 17 के लास्ट पे ब्लू इंक में डेफिनेशन लिखी है, सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद ये पहला पॉइंट हो गया, सबसे पहले डेफिनेशन। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, इसके टॉप पे चले जाना है जहाँ हेडिंग दी हुई है, हेडिंग के नीचे बिल्कुल जो 3 लाइंस का पैराग्राफ है वो आप काट दें, उसको ड्रॉप कर दें। जो सेकंड पैराग्राफ है, केमिकल इक्वेशन ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस, गाइस यहाँ पर आप लिमिटेशंस की हेडिंग देंगे, लिमिटेशंस की हेडिंग देंगे। अब सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल लिखेंगे, फिर आप पहली लिमिटेशन दे डू नॉट टेल अबाउट, ये नंबर 1 पॉइंट इसका दे देंगे, दे डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस एंड द रेट्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब इसकी लिमिटेशन, इसका ड्रॉबैक ये है कि हम समटाइम्स रिएक्शन तो लिख देते हैं, हम उसकी कंडीशंस नहीं लिखते। कंडीशंस का क्या मतलब है कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, वट एवर, ये हम उसमें नहीं लिखते, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका।
अच्छा दूसरा, केमिकल इक्वेशन कैन इवन बी रिटन टू डिस्क्राइब अ केमिकल चेंज दैट डज नॉट अकर। अब फॉर एग्जांपल कॉपर और H2SO4 का रिएक्शन नहीं होता, लेकिन हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जिससे कॉपर सल्फेट बनता है। बाज़ औक़ात हम ऐसी चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए भी इक्वेशन लिख देते हैं जो इनफैक्ट होती ही नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। तो ये इसका सेकंड पॉइंट जो लिमिटेशन है इसकी। आगे है सो व्हेन स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड वी हैव टू अज्यूम द फॉलोइंग कंडीशंस। गाइस यहाँ पर आप इसकी कंडीशंस भी लिखेंगे, इसके ऊपर आप कंडीशंस की हेडिंग देखें, जहाँ लिखा हुआ है व्हेन स्टाइकोमेट्रिक वाली बात, तो इसके ऊपर आप कंडीशंस की हेडिंग देंगे। इसका दूसरा नाम अजम्पशंस भी होता है, ASSUMPTIONS, एजम्पशंस। तो ये शॉर्ट में भी पूछ ली जाती हैं और बड़े बच्चों को ये नहीं पता होता कि एजम्पशंस क्या हैं। तो गाइस ये सिंपल है, 2 पॉइंट्स लिखे हुए आपने लिखने हैं कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स, और सेकंड है नो साइड रिएक्शन अकर्स, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन आप ऑलरेडी बता चुके हैं। तो चौथे नंबर पे आपने लास्ट लाइन जो लिखी वाइल डूइंग कैलकुलेशंस, इसके ऊपर आप लॉज की हेडिंग दें कि वो कौन से लॉज हैं जो स्टाइकियोमेट्री में पढ़े जाते हैं। तो आप ये इतनी लंबी बात लिखने की बजाय सिर्फ 2 लॉज के नाम लिखते हैं, वो भी नंबरिंग डाल के। पहले पे आप लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो सेकंड वन है उसके ऊपर आप लिखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो गाइस ये आप जस्ट 2 लॉज के नाम लिखेंगे। अगले पेज पे आ जाएं, टॉप पे आप हेडिंग दे दें द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, जहाँ लिखा हुआ है आप यहाँ पर रिलेशनशिप्स की हेडिंग दे दें। गाइस यहाँ पर 3 तरह के रिलेशनशिप्स हैं। पहला है मैस रिलेशनशिप, इसके नीचे जो 2 लाइंस लिखी वो आपने लिखी नहीं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको क्वेश्चन में मैथ्स दे के आंसर में भी मैथ्स पूछी हो। अच्छा जी, दूसरा मैथ्स मोल या मोल मैथ्स रिलेशनशिप। तो गाइस ये है जब आपको मैथ्स दे के मोल आंसर में पूछी हो या मोल दे के मैथ्स आपको आंसर में पूछी हो। एंड गाइस तीसरी है मैथ्स वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये भी जब आपको मैथ्स दे के वॉल्यूम आंसर में पूछा हो या वॉल्यूम दे के मैथ्स आंसर में पूछा हो, तो ये जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉपर समझ आती है, लेकिन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब फाइनली लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है इस चैप्टर का, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। गाइस लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो है पेज नंबर 20th पेज जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का पहला पूरा पैराग्राफ आप खुले दिल से छोड़ दें। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे अगर राइट डिटेल्ड नोट ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। गाइस पहले पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट पे जो ब्लू इंक में लिखा हुआ इसकी डेफिनेशन है, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द स्मॉलर अमाउंट। ये इसकी डेफिनेशन है। गाइस उसके बाद इसकी 2 एग्जांपल्स आती हैं। पहला पैराग्राफ, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट एनालोगस टू द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ केबाब्स एंड द स्लाइसेस टू प्रिपेयर सैंडविचेस। गाइस ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसके ऊपर आप एग्जांपल 1 की हेडिंग देंगे, पेपर में भी आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जो सेकंड पैराग्राफ है जहाँ लिखा है कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, गाइस यहाँ पर आप एग्जांपल नंबर 2 की हेडिंग देंगे। ये सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 की। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रूव करें वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन लिमिटिंग कैसे है। ये एंड तक आप लिखेंगे। गाइस उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये आपने एज इट इज़ ऐसे ही हेडिंग देनी है। आइडेंटिफिकेशन के 3 पॉइंट से ये लिखेंगे, और ये 1 नंबर डेफिनेशन का, 2 नंबर 2 एग्जांपल्स के, और 1 नंबर जो है आइडेंटिफिकेशन के जो डिफरेंट स्टेप्स है उनके लिए। आगे यील्ड आ जाता है। यील्ड जो है गाइस इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, लेकिन लॉन्ग आज तक नहीं आया। तो गाइस ये चैप्टर 1 जो है इसके सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस थे, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मैंने थॉरो गाइडलाइंस दे दी हैं इसके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, तो आप इसको होपफुली अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो गाइस अब ये है कि इस वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं आपको ज़ाहिरी बात है यही सजेस्ट करूँगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके अंदर ये इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। एंड सेकेंडली गाइज़ आप खुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ये है कि थोड़ा वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आप दोस्तों के अंदर लिंक भी शेयर कर दें, और एक तो उनकी हेल्प हो जाएगी, सेकेंडली ये है कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के क्लोज़ हो जाएगा। एंड गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।